हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2015 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था तृतीय चरण में, यानी कि थर्ड शिफ्ट में जो पेपर आपका हुआ था थर्ड शिफ्ट में, वह पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2015 का। इससे पहले मैं आपको जो प्रथम चरण में हुआ था और चतुर्थ चरण में पेपर हुआ था वह मैं आपको करा चुकी हूँ, और ये आपका तीसरा पेपर है 2015 का। ठीक है, और इसके बाद एक पेपर यानी कि 4 पेपर ही मैं आपको 2015 के कराऊंगी। पेपर ये जो आपके 2015 में हुए थे ये मैं आपके सॉल्व पेपर लेकर आई हूँ, ना कि अनसॉल्व। ये 2015 के आपके सॉल्व पेपर हैं चारों, और इन चारों पेपर को आप ज़रूर देखना। और अनसॉल्व जो पेपर होते हैं उनको तो आप करें ही, लेकिन जो सॉल्व पेपर होते हैं और क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको भी ज़रूर करें। इससे पहले मैं आपको 2019 के पेपर करा चुकी हूँ, 2018 का भी करा चुकी हूँ, अब ये 2015 का है। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आईसीटी में सी का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ज़रूर इसको नोट डाउन करें। आईसीटी में सी का अर्थ बताना है, तो इसमें जो आईसीटी का अर्थ है वह संचार है। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये मैं बता दूं 2019 में भी आया, 18 में भी आया, और देखिए 2015 में भी यह प्रश्न आपका आ चुका है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, पढ़ लीजिए। आईसीटी का जो है पूर्ण रूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, अतः आईसीटी में सी का अर्थ कम्युनिकेशन संचार है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का मापन किस में किया जाता है? कंप्यूटर मेमोरी का मापन पूछा है, किस में किया जाता है? तो आपका इसका उत्तर होगा कंप्यूटर मेमोरी के लिए सी, बाइट्स में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है। कंप्यूटरी मेमोरी का मापन बाइट्स में किया जाता है। 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मोजिला किसे कहते हैं? मोजिला के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो किसे कहते हैं? मोजिला कहते हैं आपके मोडेम को। एक मिनट, मोजिला कहते हैं वेब ब्राउज़र को। ठीक है, यहाँ पर इसका डिटेल दी गई है, मोजिला वेब ब्राउज़र है। ओके, इसका आंसर कर लगा लीजिए मोजिला के बारे में। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की मैंने आपको बताया था कि ये जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये परीक्षा तिथि 22 फरवरी 2015 और तृतीय चरण का आपका ये पेपर है। ठीक है, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। मैंने देखा था कि 2019 में जो आया, फिर 18 में आया, जो पहला प्रश्न था वो दोनों में आया, फिर दोबारा रिपीट 15 में भी हो चुका है। में से कौन मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? इसमें से बताना है कौन इसमें कार्य करता है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा डी, मॉडेम। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर होगा मॉडेम। चलिए आगे चलते हैं। इसकी यहाँ पर डिटेल दी गई है। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक चुंबकीय डिवाइस है जो किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है। जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेटर करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न पर मैन का क्या अर्थ है, इसे बताना है। ये मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ। मैन, वैन, सारे ये आपको, पैन, ये सब आपको याद करने होंगे। चलिए आगे जिसका प्रश्न का उत्तर देख लें। मैन का क्या अर्थ है? इसका मुझे लगता है सभी को पता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न में, भारत में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? भारत में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत में जो है विश्वविद्यालय, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पंतनगर में, और वहाँ से सब बच्चे जो है करते ही हैं। ठीक है, पंतनगर ये काफ़ी पुराना जो है विश्वविद्यालय है और काफ़ी ये प्रसिद्ध भी है। यहाँ पर इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्थित है। पंतनगर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित है। इसका जो उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विद्यालय के नाम से किया था। 1972 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लीजिए। भारत के कौन से प्रदेश ने सर्वप्रथम प्लास्टिक के बैग कैरी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? भारत के कौन से प्रदेश ने लगाया है? तो इसका उत्तर आपको बताना है। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जिसने भी लगाया है, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले लगाया था। चलिए आगे चलते हैं।
भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? इसके राज्य के बारे में पूछा, देश में नहीं पूछा है। भारत में कौन सा राज्य करता है, तो आपको बताना है भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक करता है, तो कर्नाटक करता है। दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार आपका रिपीट हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पर इसका कर्नाटक देश में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है, तत्पश्चात केरल करता है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश व उड़ीसा का स्थान आता है। ये सभी के स्थान आप देख लेना। सबसे पहले कर्नाटक है, उसके बाद केरल है। किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है? किस प्रकार के आम में बीज, बीज का मतलब वो जो गुठली निकलती है वो नहीं होती है। ऐसा कभी हमने तो खाया नहीं, आपने खाया तो पता नहीं। तो इसका डी, सिंधु आम में जो है बीज नहीं होता है। सिंधु बीज रहित आम है। यह रत्ना एवं अल्फांसो प्रजाति का क्रॉस है। इसका डिटेल थोड़ा सा बता देते हैं आपको। सिंधु जो बीज रहित आम है, यह रत्ना एवं अल्फांसो प्रजाति की क्रॉस है। अल्फांसा रत्ना, ये जो रत्ना यहाँ पर लिखा है, और साथ में अल्फांसो प्रजाति की क्रॉस है, जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। नोट कर लीजिए, बिहार के कृषि विद्यालय के भागलपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। चलिए आगे चलते हैं। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? तो आपका इसका उत्तर आ जाएगा शेख मोहिउद्दीन चिश्ती ने। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है। मोहिउद्दीन हसन चिश्ती भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार करने हेतु आए थे। अजमेर में बस गए, जहाँ उनकी मृत्यु किसी स्थान पर उनकी मजार स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है पहले भी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर इनकी डिटेल है। विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल 1833-1835 तक था। वार्डन हेस्टिंग्स विलियम बेंटिंग प्रेसिडेंट बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसका कार्यकाल प्रेसिडेंसी वारेन हेस्टिंग फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल 1774 और 1785 ईस्वी था। इसके कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल की सुप्रीम काउंसिलिंग, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। कितना अच्छे इन्होंने काम भी किए हैं और ये जनरल भी रहे हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष थे? इस प्रश्न का उत्तर बताना है। तो 13 का आपका क्या उत्तर हो जाएगा? बेलगांव। ठीक है, बेलगांव में किया था उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। यहाँ डिटेल देख लीजिए। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में की गई। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार ने द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित तिथिवार लगाकर कोड में सही उत्तर चुनना है। ये कब कब हुए, इनको जो है सीक्वेंस से हमें लगाना है। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा A 1432। ठीक है, 1432, यानी कि पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती हुई, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप आराम से पढ़ लेना। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस राज्य में सुईल नदी परियोजना चल रही है? किस राज्य में सुईल नदी परियोजना चल रही है, इसके बारे में आपको बताना है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई सा भी आपका उत्तर सही नहीं है। यहाँ इसका उत्तर है दिया गया है। सुईल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सुईल नदी पर स्थित है, याद कर लेना इसको। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? भारत में जो मानसून आता है वो सबसे पहले किस राज्य में पहुंचता है? और आजकल मानसून का जो है चल भी रहा है, तो ये पहले किस राज्य में आएगा? ये आएगा सबसे पहले केरल में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ इसका डिटेल देख सकते हैं। अगला प्रश्न, CBTT किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? CBTT, ये ठीक है, ये आपको बताना है। ये जो प्रश्न दोस्तों मैंने आपको डिटेल में आपको सब कुछ कराया है, तो आपके जो अर्थव्यवस्था वाली मैंने वीडियो बनाई वहाँ उसका आंसर आपको मिल सकते हैं, और जो है और भी डिटेल में आप और चीज़ों को भी वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो 17 का आपका हो जाएगा D, आयकर। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? सभी को पता है प्रधानमंत्री होते हैं, और लेकिन अब ये योजना आयोग जो है आपका नीति आयोग हो चुका है। जब तक ये प्रश्न पत्र आया था 2015 का, तब तक नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर योजना आयोग प्रश्न पूछा गया है। केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? केलकर समिति के बारे में यहाँ बताना है, ये किस विभाग से संबंधित है, तो बताइए दोस्तों। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, वित्त विभाग से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल दी गई। केलकर समिति वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। वित्त मंत्रालय के सलाहकार रहे डॉक्टर विजय केलकर इस समिति के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया था। पहली समिति प्रत्यक्ष कर कानून सुधार किए, दूसरी समिति ने अप्रत्यक्ष करों में सुधारों के बारे में नियुक्ति की गई थी। दोस्तों, ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में डिटेल से मैं अर्थव्यवस्था की आपकी जो वीडियो है उसमें सब कुछ बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। शायद वो यूनिट आपके यूनिट जो है 6 में है। हाँ दोस्तों, 6 में है, मैं श्योर हूँ। 6 यूनिट में आपके वो दिया गया है, तो आप उसको आराम से बैठकर पढ़िए, उसको देखिए, क्योंकि वहाँ डिटेल में काफ़ी अच्छे से मैंने जानकारी दी है अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? नेक्स्ट प्रश्न आपका, तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो 20 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, अध्यक्ष करता है संसद के निचले सदन की। ये वाला प्रश्न भी आपका 3 बार रिपीट हो चुका है। कमला प्रसाद विशेष सार कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? इसके बारे में बताना है। तो दोस्तों, ये 2015 का प्रश्न पत्र है, तो उसके हिसाब से इसका उत्तर हमें बताना है। लेकिन अब 21 चल रहा है, तो तब से अब तक तो काफ़ी चेंजिंग हो चुके हैं, तो यहाँ पर अगर हम थे लिख देंगे तो सही रहेगा, है ना। तो चलिए प्रश्न को देख लीजिए। तो ये तो है 2015 में उन्होंने पूछा था। अब हम यहाँ पर थे लिख देंगे, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा कमला प्रसाद के बारे में बताइए। मुझे लगता है सभी को पता होगा। सी, इसका सामने उत्तर भी आपको नज़र आ रहा है, इसकी डिटेल है यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लीजिए। आगामी सार्क जो सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है? अब ये 2015 के हिसाब से आप इस प्रश्न को लगाएंगे, ठीक है। आगामी कहाँ होने वाला है या आगामी कहाँ हुआ, तो इसमें बताना है। तो आपका सी, नेपाल में हुआ सार्क सम्मेलन। देखिए इसमें कब हुआ है, 2014 तक संपन्न हुआ, जबकि 19वां सार्क सम्मेलन 15 से 19 नवंबर 2016 को आयोजित करने का फैसला था। ये सब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत संचार निगम BSNL का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके बारे में बताना है। हो सकता है अब तो चेंज हो चुके हों, लेकिन 2015 तक कौन था, इसमें आप इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2015 तक कौन था। तो आपका इसका उत्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, सी, दीपिका पादुकोण। अब पता नहीं कौन है, यही है या फिर कोई और है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार के बारे में यहाँ पर बताना है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम का त्यौहार आपके डी, केरल में मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं इसको डिटेल में। यहाँ देख लीजिए, ओणम भी इसको बोला जाता है। केरल का प्रमुख त्यौहार है। ओणम उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, साइना नेहवाल किससे जुड़ी हैं? ये प्रश्न का उत्तर सभी को पता है, वे किससे जुड़ी हुई हैं, यहाँ इसका डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न अच्छा है, इसको जरूर नोट डाउन करें। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ में, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिटेल है, देख लीजिए। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। ये वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSR के संरक्षण में संचालित है। इसका उद्घाटन 17 फरवरी 1951 के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, पैडागोजी किससे जुड़ा है? प्रयोगशाला, व्यायामशाला या फिर पुस्तकशाला या पठन पाठन सामग्री। तो आपके लिए बता दें कि ये पठन पाठन सामग्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? यहाँ बताना है कोठारी कमीशन। तो ये तो सभी को पता है कि कोठारी कमीशन जो है शिक्षा से संबंधित है, और जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है वहाँ पर तो इसके बारे में डिटेल से पूछा जाता है, और ये कब आया, तो ये सब चीज़ें आप पढ़िए इसके बारे में। यहाँ पर इसमें वैसे दे रखा है, कोठारी आयोग की नियुक्ति 1664 में हुई। जुलाई में दौलत सिंह कोठारी अध्यक्षता में की गई थी। इस आयोग में सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों में प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत, नीतियों की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया गया। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे।
अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत बार जो मैंने आपको यूजीसी ग्रांट कमीशन यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बता रखी है, इसका पूरा विस्तार से मैंने आपको समझा रखा है यूजीसी के बारे में, तो आपका इसका उत्तर खुद से लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर इसकी डिटेल है, यहाँ से आप इसको पढ़िए। शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों बताना है। इसमें बताइए दोस्तों कैसा होना चाहिए। तो शोध में जो है वस्तुनिष्ठ व व्यक्तिनिष्ठ दोनों होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और ये पेपर आपका 2015 का कौन सी श्रेणी का था, तृतीय श्रेणी का। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न अगर पसंद आए हैं और आपका पेपर आपको अच्छा से सॉल्व हो चुका है तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और हिंदी मिनट के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।